उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों को मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस सत्र में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अभिशासन या सुशासन खंड से जो पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध करवाया गया है आयोग की तरफ से, उसका संपूर्ण विवेचन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि पाठ्यक्रम को सही तरीके से आपने समझा है और उसकी विवेचना अगर आपने की है तो कहते हैं कि आधी तैयारी पाठ्यक्रम में निहित विभिन्न विषयों या उप विषयों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने से ही पता चल जाता है। यदि आपने पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न विषयों या उप विषयों के बीच सही संबंधों का निर्धारण कर लिया, उसे आपने समझने का प्रयास कर लिया, तो आप इजीली भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के विभिन्न विषयों पर या उप विषयों पर अपनी अवधारणात्मक स्पष्टता और समझ का विकास कर सकते हैं। इसलिए आज के इस सत्र की शुरुआत करते हुए मैं आपसे एक मैसेज के रूप में यह बात कहना चाहता हूं, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। इसका अर्थ आप सभी लोगों को पता है। अर्थात जब हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हैं तो हम असत्य से सत्य की ओर जाते हैं, और जब हम पाठ्यक्रम के सही विश्लेषण को समझ लेते हैं तब हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। अर्थात यही आपकी सफलता के आधारभूत स्तंभों को स्थापित करता है। दोस्तों, आप सभी छात्रों, भाइयों और बहनों ने यह निवेदन किया कि सर उत्तराखंड पीसीएस पर भी यूट्यूब पर आप लोग अपने सेशन को प्रारंभ कीजिए, और आपके इसी रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन को ध्यान में रखते हुए विनम्रतापूर्वक दृष्टि टीम ने उत्तराखंड में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के न सिर्फ पाठ्यक्रम पर बल्कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों पर भी वन बाय वन एक एक करके हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सेशन न सिर्फ पाठ्यक्रम का विश्लेषण होगा बल्कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व के वर्षों के प्रश्नों का वर्णन और विश्लेषण तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे खंड में आप अपने तैयारी को एक नवीन दिशा दे पाएंगे जब मुख्य परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आपको उत्तर लेखन संबंधी चर्चा परिचर्चा में हम लोग शामिल करेंगे। तब बहुत जल्द ही हम लोग विभिन्न राज्य लोक सेवाओं में प्रारंभिक परीक्षा के अपने डिस्कशन सेशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अब बहुत जल्द हम लोग मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर भी बातचीत करेंगे, और उस तरीके से आप इस बात को समझ पाएंगे कि कितनी गहराई में जाकर आपको अपनी उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है। अपनी लेखन शैली, लेखन कला और लेखन क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, और कैसे उच्चतम अंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर अपनी पूरी सफलता को न सिर्फ सुनिश्चित किया जा सकता है बल्कि सर्वोच्च से सर्वोच्च रैंक भी इसी मेथड से हासिल भी किया जा सकता है। तो आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हुए हम लोग सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पर बातचीत करेंगे, और एक अलग कक्षा में हम लोग मुख्य परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। इसका कारण यह है कि अन्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के ठीक विपरीत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में बहुत ही डिटेल में पाठ्यक्रम आपके सामने उपलब्ध कराया है। यह पाठ्यक्रम
न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए भी एक महत्वपूर्ण और मजबूत पृष्ठभूमि को निर्मित कर देता है। आइए हम लोग एक एक कर इसके डिफरेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को कैसे तैयार किया जाना चाहिए, इसकी क्या मूलभूत आवश्यकता है, इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। भारतीय राजव्यवस्था में सबसे पहले संसदीय प्रणाली को समझने की बात कही गई है। संसदीय प्रणाली अर्थात संसदात्मक सरकार व्यवस्था, जिसका आदर्श प्रारूप ब्रिटेन में माना जाता है और भारत में भी संसदीय शासन की पद्धति को अपनाया गया है। संसदीय शासन की पद्धति में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं वह कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग, विधायिका में हुए चुनाव के माध्यम से या संसद के निम्न सदन के चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन भी किया जाता है, सरकार का निर्माण भी किया जाता है। अर्थात जो राजनीतिक दल लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में बहुमत को प्राप्त करता है, वही राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित भी किया जाता है। अर्थात संसदीय सरकार की व्यवस्था में सामूहिक निर्णय की पद्धति को अपनाया जाता है और सामूहिक निर्णय की इस पद्धति में मंत्रिपरिषद न सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों कर्तव्यों को पूरा करने में बल्कि विधायिका के महत्वपूर्ण कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से संसद न सिर्फ सरकार के गठन में बल्कि कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार संसदीय शासन की प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका के सिद्धांत पाए जाते हैं और दोहरी कार्यपालिका के अंतर्गत एक औपचारिक कार्यपालिका होती है तो दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। अर्थात सिलेबस यह स्पष्ट करता है कि आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान विभिन्न सरकार व्यवस्थाओं की मूलभूत विशेषताओं को समझना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग और वर्किंग को समझना चाहिए। इसमें न सिर्फ संसदीय शासन की पद्धति बल्कि अध्यक्षीय सरकार की पद्धति, संघीय शासन की पद्धति और एकात्मक शासन की पद्धति को समझते हुए आपको यह निर्धारित करना है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था इनमें से किन किन सरकार व्यवस्थाओं के मिश्रण के रूप में है, ताकि आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर रूप में समझने में सक्षम हो सके। वर्तमान में कहते हैं कि 1990 के दशक से भारतीय लोकतंत्र का नवीन चरण प्रारंभ हुआ है और लोकतंत्र के इस नवीन चरण के अंतर्गत गठबंधन की राजनीति आज राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्तर पर एक वास्तविकता बन चुकी है और इसने किस प्रकार संसदीय राजनीति को एक नवीन दिशा प्रदान की है, इसे भी आपको समझने का प्रयास करना है। यह आपका जो सेकंड सब टॉपिक है, गठबंधन की राजनीति अर्थात कोलिशन पॉलिटिक्स। भारत की जो संसदीय राजनीतिक व्यवस्था है, यह राजनीतिक व्यवस्था क्षेत्रवाद अर्थात रीजनलिज्म, जातिवाद अर्थात कास्टिज्म, सांप्रदायिकता अर्थात कम्युनलिज्म, आतंकवाद अर्थात टेररिज्म और नक्सलवाद अर्थात नक्सलिज्म जैसी चुनौतियों का सामना किस प्रकार कर रही है। भारतीय लोकतंत्र या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को समझना है। समस्याओं की जड़ में क्या कारक विद्यमान रहे हैं उसका विश्लेषण आपको विकसित करना चाहिए और भारतीय राजव्यवस्था किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना कर पा रही है, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या सुझाव हो सकते हैं, ये न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के दृष्टिकोण से भी
आपके विचारों को निर्मित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, इसके पश्चात एक नेक्स्ट सब सेक्शन पर हम लोग आते हैं, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पिछड़े वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है, उनके कल्याण और विकास के लिए, ताकि विकास की मुख्य धारा में उनको शामिल किया जा सके और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। तो इनके कल्याण के लिए, इनके विकास के लिए और इन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है, कानूनी व्यवस्था क्या है, संस्थागत व्यवस्था क्या है, इससे संबंधित क्या प्रक्रियाएं हैं और क्या प्रभाव है, इसके संदर्भ में आपको कल्याण और विकास की राजनीति को समझने का प्रयास करना है। इस संदर्भ में न सिर्फ विभिन्न कानून को समझना है, बल्कि विभिन्न आयोगों को भी समझना है आपको। आइए नेक्स्ट सब सेक्शन पर चलते हैं और इसी कल्याण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अवधारणा 1980 के दशक से ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ हुआ और इसने पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। और वह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, राजनीतिक व्यवस्था में लिंग संबंधी मुद्दे क्या हैं, जेंडर इश्यूज क्या हैं। लिंग समानता या महिला आरक्षण या महिला अधिकारिता या महिला कल्याण या महिला सुरक्षा और सुरक्षा के उपायों के संबंध में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, प्रक्रियाओं, योजनाओं, स्कीमों को समझने का प्रयास करना है, समस्याओं की पहचान करनी है, इनसे संबंधित मुद्दों की पहचान करनी है। हम जानते हैं कि किसी भी समाज की आधी आबादी के विकास के बिना राष्ट्र के निर्माण की बात अधूरी है, राष्ट्र के विकास की बात अधूरी है। इसलिए महिलाओं को समाज और राजनीति के मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इससे संबंधित दृष्टिकोण और इससे संबंधित मुद्दों और समस्याओं की पहचान आपको एक ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित करेगी जिससे कि आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक में अपने बेहतर प्रदर्शन को प्राप्त कर पाएंगे और एक प्रशासक के रूप में भी आप शायद बेहतर तरीके से अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। इसके साथ साथ भारत में चुनाव सुधार से संबंधित जो मुद्दे हैं, राजनीति के अपराधीकरण, व्यवसायीकरण, नौकरशाह, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी और अपराधियों के बीच जो नेक्सस है, गठबंधन है, यह कैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है प्रतिकूल रूपों में, और चुनाव सुधार के अंतर्गत इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको समझना है आपको। साथ ही साथ चुनाव में काले धन के इस्तेमाल, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या संस्कृति के आधार पर अपने आधार को निर्मित करने का जो प्रयास किया जाता है, यह भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार कमजोर कर रहा है, इसको समझना है और इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसे भी समझना है। शासन, संस्थान और प्रक्रिया। देखिए, यहां पर इसके इंग्लिश टर्म्स को समझिए। यह कह रहा है गवर्नेंस। आज के डेट में आप जानते हैं कि राजनीति से कहीं अधिक या शासन व्यवस्था से कहीं अधिक चर्चा का विषय अभिशासन या सुशासन बना हुआ है, अर्थात गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस बना हुआ है। तो गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं और जो संस्थाएं हैं, इन्हें भी समझना है। अर्थात सरकार, यहां पर आप गवर्नेंस को दीजिए, सरकार, जनता, ये प्राइवेट सेक्टर है,
अर्थात निजी क्षेत्र हैं, ये सिविल सोसाइटी है अर्थात एनजीओज हैं, अर्थात सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच का संबंध, सिविल सोसाइटी और जनता के बीच का संबंध, जनता और निजी क्षेत्र के बीच का संबंध और निजी क्षेत्र और सरकार के बीच का संबंध किस प्रकार सुशासन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, अभिशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसको समझना है। गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेज, वस्तुतः अभिशासन वह प्रक्रिया भी है और साथ ही साथ सरकार और जनता का विभिन्न संस्थानों के साथ वह अंतरक्रिया भी है जिसके आधार पर हम शासन की बेहतर क्षमता को निर्मित करने पर बल देते हैं, ताकि विकास की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को सरकार पूरा कर सके। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि सरकार अकेले विकास की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन अर्थात सभ्य समाज के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से विकास की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। और विकास की बढ़ी हुई इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रक्रियागत सुधार क्या किया जा सकता है, प्रोसेसेस में रिफॉर्म क्या लाया जा सकता है, अर्थात आरटीआई की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। आरटीआई के साथ साथ एक महत्वपूर्ण डायमेंशन सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर इसमें क्या भूमिका निभा सकती है, राइट टू सर्विस एक्ट इस संदर्भ में क्या भूमिका निभा सकती है। तो इन्हें समझने का प्रयास करना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक लक्ष्य है। विशेषकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज और संस्कृति के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसे समझना है। देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कैसे उनकी भागीदारी को बढ़ाकर हम सुशासन को सुनिश्चित करने में या गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इसको आपको समझने का प्रयास करना है। इसके अतिरिक्त सिविल सोसाइटी अर्थात गैर सरकारी संगठन या इसके अंतर्गत सिविल सोसाइटी के अंतर्गत राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं, दबाव समूह या हित समूह भी शामिल होते हैं, मीडिया संस्थान भी शामिल होते हैं। अर्थात सिविल सोसाइटी एक व्यापक टर्म है जिसमें सरकार के अतिरिक्त विभिन्न नागरिक संगठन नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नागरिक अधिकारिता, नागरिक विकास, नागरिक कल्याण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो सिविल सोसाइटी, इसकी कार्य, इसकी भूमिका, इसकी सीमाओं को समझना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त लोकपाल और लोकायुक्त, 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं? विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार निरोधक संस्थान के रूप में ओम्बुड्समैन, जिसका भारतीय प्रारूप ही लोकपाल और लोकायुक्त है, वह किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट बनाया गया 2013 में, उसमें जो बार बार संशोधन किए गए हैं, उसकी आलोचना क्या हो सकती है, उसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं। आज भी लोकपाल और लोकायुक्त को प्रभावशाली संस्था बनाए जाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इन सभी को यहां पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और इससे संबंधित जो अन्य पहलू हैं भ्रष्टाचार निवारण के संदर्भ में, जैसे सीबीसी की भूमिका क्या हो सकती है, इन सभी को समझने का प्रयास आपको करना है। अब देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत भारत में
संवैधानिक विकास को समझने का प्रयास कीजिए। भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, अर्थात संविधान का लेखन कैसे किया गया, संविधान लेखन का दृष्टिकोण क्या था, जब संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान निर्माताओं के समक्ष क्या समस्याएं थीं, उनकी क्या चुनौतियां थीं, उनके क्या उद्देश्य थे, और उन्होंने उन सभी चीजों का सामना कैसे किया, अर्थात कंस्टिट्यूएंट असेंबली और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कार्यक्रम को समझना है, संविधान के निर्माण के कार्य को उन्होंने कैसे पूरा किया इसको समझना है, ताकि भारतीय संविधान के विकास को आप समझ सकें, उसकी मूलभूत विशेषताओं को आप समझ सकें, उसके मूलभूत आदर्शों और मूल्यों को समझ सकें, और आपको यह समझ में आए कि संविधान का दर्शन यह है और संविधान का उद्देश्य यह है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें भारतीय संविधान की उद्देशिका को समझना है, प्रियम्बल या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझना है। सामान्य तौर पर मैंने यह देखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभ्यर्थी बहुत बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 भाग हैं। प्रथम भाग किस प्रकार लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की स्थापना करता है। द्वितीय भाग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करता है। तृतीय भाग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। और चतुर्थ भाग अत्यंत ही महत्वपूर्ण रूपों में लोक संप्रभुता को संवैधानिक संप्रभुता के रूप में परिवर्तित करता है। हमें जब तक प्रस्तावना को इस दृष्टिकोण से हम नहीं समझेंगे, प्रस्तावना में निहित विभिन्न शब्दों को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक प्रस्तावना का वर्णन और विश्लेषण हम नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं को समझना है, इसके महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसकी अनुसूचियां इत्यादि को समझने का प्रयास करना है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में किस तरह भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में स्थापित होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में न सिर्फ स्थापित करते हैं, बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय की एक व्यवस्था को प्रस्तावित करने से संबंधित कुछ नीतिगत सुझाव या निर्देश राज्य और सरकार को प्रदान करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करना है। संवैधानिक संशोधन किस प्रकार से किए जाते हैं और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन क्या है, इसको समझने का प्रयास करना है। यहां पर एक बार फिर से, जैसे मैंने कहा था कि संघीय और संसदीय शासन की प्रणाली जो भारतीय राज्यव्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं, इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर यहां पर संघीय शासन पद्धति के संदर्भ में आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे यह विश्व के अन्य संघ की योजना से पृथक है। इसके अंतर्गत विभिन्न आर्टिकल्स को आप एनालाइज करेंगे, जैसे आर्टिकल 3, आर्टिकल 248, 249, 7वीं अनुसूची, 250, 252, 253, 256, 257, 268 से 274, 275, 280, 282, 292, 293, 312 और 352, 356 और 360 के साथ साथ अनुच्छेद 368 को भी समझने के माध्यम से आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की संघीय योजना के अंतर्गत राष्ट्र की एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए भारत ने किस प्रकार अपने संघीय विशेषताओं के अंतर्गत एकात्मक विशेषताओं का भी समावेश किया, और इस प्रकार भारतीय संघ विश्व का एक विशिष्ट संघ बन गया। इसी प्रकार भारत ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को तो अपनाया, लेकिन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण अंतर है, इसको समझते हुए यदि आप भारत की राजनीतिक व्यवस्था को तुलनात्मक रूप में समझने का प्रयास करेंगे, तो आप भारतीय राज्य व्यवस्था को बेहतर रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं। संसदीय राजनीति को समझते हुए संसदीय समितियों को समझना, जिसमें लोक लेखा समिति, आकलन समिति या संयुक्त संसदीय समिति है या विभागीय समिति है, इन्हें समझने का आपको प्रयास करना है। साथ ही साथ कुछ संवैधानिक निकाय हैं, जैसे चुनाव आयोग है,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। इसे समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का तुलनात्मक विश्लेषण आप करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आप न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को तुलनात्मक रूप में समझ पाएंगे। वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका में सुधार के कौन कौन से मुद्दे हैं? भारतीय न्यायपालिका ने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका के माध्यम से कैसे न्याय की प्रणाली में एक नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, इसे समझने के प्रयास आपको करने चाहिए ताकि न्यायपालिका से संबंधित विभिन्न मुद्दों को आप सही तरीके से समझ सकें। साथ ही साथ संबंधित अन्य पहलुओं के अंतर्गत आपको विभिन्न स्तरों पर न्यायिक सुधार के रूप में विभिन्न न्यायालयों की स्थापना की गई है, न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, इसे समझना है। साथ ही साथ इस बात को समझना है कि वर्तमान में अभी भी भारतीय न्यायपालिका में सुधार के कौन से मुद्दे बचे हुए हैं जिस पर हमें सुधार करना बाकी है। इसके साथ साथ भारतीय राजनीति में संघीय कार्यपालिका को समझना है और बेहतर दृष्टिकोण यह रहेगा कि संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप डिफरेंशिएशन या अंतर के तत्व को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जहां से प्रारंभिक परीक्षा में अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। होता क्या है कि जब हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़ते हैं, सामान्य तरीके से पढ़ते हैं, तो हम अंतर के तत्वों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि अधिकांश प्रश्न राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के तुलनात्मक विश्लेषण में वहां से पूछे जाते हैं जहां पर दोनों की शक्तियों में अंतर आता है। तो इसी तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, अर्थात जो संघ की कार्यपालिका है उसकी तुलना आप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के साथ करेंगे। इसके माध्यम से राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के तुलनात्मक अंतर को आप समझ पाएंगे। भारत में संसद और राज्य विधानसभाएं अर्थात केंद्र स्तर पर जो विधायिका है जिसे हम केंद्रीय संसद कहते हैं, और राज्य विधानमंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है, इन दोनों की जो प्रक्रियाएं, संसदीय समितियां हैं, इनकी भूमिकाएं हैं, कानून का निर्माण है, सरकार के ऊपर नियंत्रण है, इसे स्थापित करने के संदर्भ में कहां कहां पर अंतर के तत्व विद्यमान है, कहां कहां पर प्रक्रियागत समानताएं हैं। यदि इसे आप समझ सके तो इजीली इस पूरे चैप्टर को मेमोराइज करने में आपको कहीं समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। होता यह है कि केंद्रीय संसद को हम अलग से पढ़ते हैं और राज्य विधानमंडल को हम अलग से पढ़ते हैं और एक सामान्य दृष्टिकोण का विकास कर लेते हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल दोनों एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर और कई जगहों पर प्रक्रियागत अंतर भी है। इस प्रक्रियागत अंतर से प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य तौर पर आप उसे गलत कर देते हैं। तो यदि तुलनात्मक रूप में आप पढ़ेंगे तो गलतियों के चांसेस नहीं रहेंगे। साथ ही साथ चुनाव तंत्र क्या है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, तो आप जानते हैं कि चुनाव जो है वह भारतीय लोकतंत्र की हृदय गति के समान है, हार्ट बीट के समान है। न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र बल्कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव ही लोकतंत्र को स्वस्थ रूप देता है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो चुनाव की प्रक्रिया है, विशेषकर भारतीय चुनाव की जो प्रक्रिया है, उससे संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं उसको समझना है आपको और उस पर आपको बल देना है। इसके अंतर्गत
राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, दबाव समूह की क्या भूमिका है, मीडिया की क्या भूमिका है, गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका है, इन सभी को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों के बीच या मंत्रियों और सचिवों के बीच क्या संबंध रहा है। यह किस प्रकार भारतीय राजनीति और प्रशासन में विभिन्न प्रकार के विवाद के मुद्दों को उत्पन्न करता है और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रशासनिक समस्याओं को जन्म देता है। भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से विभिन्न आयोगों के द्वारा राजनीतिज्ञों और सिविल सेवकों के बीच संबंध को स्थापित करने के संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं, मंत्री और उनके सचिवों के बीच के संबंध को कैसे निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। और एक राजनीतिक संस्कृति, देखिए यूपीएससी में भी, यूपीएससी मेंस में भी पॉलिटिकल कल्चर से प्रश्न पूछा गया है। देखिए कल्चर एक सामाजिक या समाजशास्त्रीय संकल्पना है जिसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में रह रहे लोगों के पसंद नापसंद, मूल्य, विश्वास इत्यादि को हम शामिल करते हैं, उनके रीति रिवाजों को शामिल करते हैं, उनकी प्रथाओं को शामिल करते हैं, उनके विचारों और मूल्यों को शामिल करते हैं। इसी प्रकार से पॉलिटिकल कल्चर अर्थात राजनीतिक संस्कृति अर्थात जो राजनीतिक विचार है, विश्वास है, संस्थाएं हैं, मूल्य है, आदर्श है, उसके विकास के क्या कारक हो सकते हैं। इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज में विद्यमान विविधताएं व एकता के तत्व, सामाजिक आर्थिक कारक, औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक व्यवहार अर्थात राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार से राजनीतिक व्यवहार और मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, इसे समझना है। भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास कैसे हुआ, भारत में राजनीतिक संस्कृति के विकास में विकास के विभिन्न कारक क्या हैं, इन्हें समझना आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी का एक सब टॉपिक है एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अर्थात राजनीतिक समाजीकरण की एजेंसियां क्या है, परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका है, और इसके संदर्भ में मास मीडिया अर्थात प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या भूमिका है। यह कैसे हमारे अंदर राजनीतिक जागरूकता का निर्माण करते हैं और राजनीतिक मूल्यों की निरंतरता और उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सभी को हमें समझना है। इसके अंतर्गत सिविल सोसाइटी की भूमिका को भी समझेंगे और हित समूह, दबाव समूह, इन सभी को भी इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। अर्थात ये सभी टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड हैं। भारत में राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक महत्वपूर्ण समस्या राज्यों का पुनर्गठन था। तो राज्यों के पुनर्गठन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए, इस पर राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, इस रिकमेंडेशंस के परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों के गठन के क्रम क्या रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और विकास अर्थात प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, उसका मूल्यांकन आप किस रूप में कर सकते हैं, इसे समझना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्रों और विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का जो प्रशासन है, जैसे जनजातीय क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है, आर्टिकल 239,
और आर्टिकल 239A, 239AA, 239AB इत्यादि के अंतर्गत इसे समझने का प्रयास करना है और इससे संबंधित जो विशेष बातें हैं, विशेष प्रावधान है, उसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रशासनिक सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण समितियां या आयोग स्थापित किए गए थे, विशेषकर आपको क्या करना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में और बाद में के हनुमंतैया की अध्यक्षता में बनाया गया था, उसने भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की हैं। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी स्थापना 2005-6 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट्स हैं, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, विभिन्न विषयों से संबंधित, उसका अध्ययन यहां पर आपको करना चाहिए। जिला प्रशासन को समझने का प्रयास करना है और इससे संबंधित अन्य पहलुओं को भी समझने का आपको प्रयास करना है। भारत में जिला प्रशासन का विकास कैसे हुआ, जिला प्रशासन के अंतर्गत आईएएस और आईपीएस के बीच का विवाद क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जिला प्रशासन की क्या भूमिका थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास के उद्देश्यों, कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो परिवर्तनकारी भूमिका में जिला प्रशासन आया है और जिला प्रशासन के जो एक नए प्रारूप का विकास हुआ है वह क्या है, वर्तमान में प्रशासनिक सुधार के लिए, प्रशासनिक परिवर्तन के अंतर्गत जिला प्रशासन किस प्रकार से अपनी एक परिवर्तनकारी भूमिका को निभा रहा है, इसको समझने का प्रयास करना है। और साथ ही साथ आपको पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत 73वें 74वें संविधान संशोधन को समझना है। 73वें 74वें संविधान संशोधन से पहले जो विभिन्न समितियां रही, बलवंत राय मेहता समिति से लेकर पीके थुंगन समिति तक, इन सभी समितियों की अनुशंसाएं क्या रही हैं, इससे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे आपको दो चार होना है, अर्थात इन्हें समझने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन के दो मॉडल हैं, एक पंचायती राज, दूसरा नगर पालिका। तो दोनों की संरचनाएं क्या हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, आरक्षण से संबंधित प्रावधान क्या है, कार्यकाल से संबंधित प्रावधान क्या है, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान क्या है, योग्यता के संबंध में क्या प्रावधान है, विवाद के संबंध में क्या प्रावधान है, या एग्जम्प्टेड एरियाज क्या है, उन सभी को समझना। और राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों के कार्यों को समझना है। स्थानीय निकायों 73वें 74वें संविधान संशोधन के पश्चात से लेकर अभी तक स्थानीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए किस प्रकार के सुधारात्मक पहल किए गए हैं, इससे आपको जुड़ना है और आपको समझने का प्रयास करना है। इसके पश्चात लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि लोक नीति का निर्माण कैसे किया जाता है, लोक नीति के निर्माण से संबंधित संस्थाएं क्या हैं, लोक नीति का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, लोक नीति के क्रियान्वयन से संबंधित संस्थाएं कौन सी हैं, और फिर लोक नीति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और उससे संबंधित संस्थाएं क्या हैं और वो कैसे कार्य करती हैं। इसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक के रूप में हम गुड गवर्नेंस को भी समझेंगे, सिटीजन चार्टर और ई गवर्नेंस को समझेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन को समझेंगे, राइट टू सर्विस को समझेंगे, राइट टू रिकॉल को समझेंगे। अर्थात किस प्रकार से 1990 के दशक से लेकर वर्तमान तक न सिर्फ आर्थिक सुधार, निर्वाचन सुधार, संसदीय सुधार, चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार के माध्यम से भारत में सुशासन की स्थापना का प्रयास किया गया है। सुशासन की स्थापना के संबंध में ही भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त को समझना, सूचना के अधिकार को समझना, शिक्षा के अधिकार को समझना,
सेवा के अधिकार को समझना और इससे संबंधित जो अन्य पहलू हैं उसको समझना आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं, जिसमें मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार है, सांविधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार है, इन सभी को समझना है, इन सभी के बीच के दृष्टिकोण को समझना है। विशेष करके अनुसूचित जातियों, जनजातियों से संबंधित अधिकारों को समझना है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अत्याचार निवारण के लिए 1989 में जो एट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 35 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने किस प्रकार से 1955 में और 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, उसको समझने का प्रयास करना है। महिला अधिकारिता से जुड़े हुए मुद्दे, दिव्यांगों के अधिकार से जुड़े हुए मुद्दे, अल्पसंख्यकों के अधिकार से जुड़े हुए मुद्दे, बच्चों के संरक्षण से जुड़े हुए मुद्दे, बच्चों के अधिकार से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे को यहां पर समझने का प्रयास करना है। इसके अंतर्गत देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला और बाल तथा बुजुर्गों के संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न अधिकार के मुद्दे हैं, इसे समझने का प्रयास करना है और इससे संबंधित जो अन्य पहलू हैं उसको समझने का प्रयास करना है। अर्थात भारतीय संविधान में विभिन्न वर्गों, विशेषकर पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों या बालकों या महिलाओं के अधिकारों से संबंधित क्या प्रावधान है, अन्य कानून क्या हैं, अन्य संस्थाएं क्या हैं, अन्य उपाय क्या हैं, समस्या का क्षेत्र क्या है, समस्या के निर्धारण के लिए, समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, इसे समझने का प्रयास आपको बेहतर रूप में करेंगे तो आप इस पूरे टॉपिक को बेहतर रूप में समझ पाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक को रिपीट किया गया है, वस्तुतः उत्तराखंड की राजव्यवस्था। तो उत्तराखंड की राजव्यवस्था में राज्य स्तर पर जो शासन की प्रणाली है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल आता है, विधायिका आते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षण, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित प्रावधान, राजभाषा, विशेष राज्य के चयन के मापदंड क्या हैं, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, निर्वाचन, स्थानीय शासन, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे इत्यादि को राज्य स्तर के संदर्भ में पढ़ना है। वस्तुतः इसके पहले लोक नीति के संबंध में या विभिन्न वर्गों की अधिकारिताओं के संदर्भ में या राज्य प्रशासन के संबंध में या राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में हमने जिन बातों को भी पढ़ा है, उसको यहां उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। जैसे उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग या सूचना आयोग या बाल संरक्षण आयोग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहां समस्याएं क्या रही हैं, उनके समाधान की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ पाए हैं, इसे उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो यही प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यह अंतिम सब टॉपिक था, जिसका विश्लेषण हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मित्रों, पाठ्यक्रम को, चूंकि उत्तराखंड में अभी अभी पाठ्यक्रम को आपने देखा, उत्तराखंड प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरीके से पाठ्यक्रम में मुख्य परीक्षा से संबंधित कई बातों का समावेश किया, वह इस आवश्यकता को उत्पन्न करता है कि आपको बहुत ही सतर्क और बहुत ही सक्रिय दृष्टिकोण से यदि प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का अध्ययन आप कर लेते हैं, उसकी तैयारी आप कर लेते हैं, तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के स्तर पर आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य परीक्षा के स्तर पर आपको अपने उत्तर लेखन शैली, कला व क्षमता के विकास पर बल देना है और लगातार अभ्यास के माध्यम से आपको उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है।
इस प्रकार से आप पाठ्यक्रम के विश्लेषण के पश्चात उस आवश्यकता का निर्धारण कर सकते हैं जिस आवश्यकता के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट सेशन में मैं मुख्य परीक्षा से संबंधित उत्तराखंड राज्य व्यवस्था अर्थात उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था या उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसके विश्लेषण पर या उसके द्वारा उत्पन्न आवश्यकताओं पर आप लोगों से बातचीत करूंगा। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारा प्यार और स्नेह देता हूं, ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं ताकि आप जल्द से जल्द अपने सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकें और अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।